भारत में लॉकडाउन के दौरान वो मजबूर लोग जो अपने अपने घरों से दूर, भूखे प्यासे, परेशान किसी और प्रदेश या शहर में छिपे हैं या फंसे हैं, इसका फैसला देश का बिकाऊ मीडिया उनके कपड़े देखकर तय कर रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं संतों की जान लेने वाली भीड़ सुबह सुबह मुसलमान थी, दोपहर होते होते आदिवासी हो गई और शाम होते होते कम्युनिस्ट। पर इन साधुओं की जान लेने वाले 101 गुनाहगारों की गिरफ्तारी के बाद उनमें से 72 लोग भाजपाई निकले। और इंसानियत के दुश्मन देश के बिकाऊ मीडिया के लिए सबसे अफसोस वाली बात यह रही कि इन हिरासत में लिए गए 101 लोगों में से कोई मुसलमान नाम इनको अपनी नफरत की दुकान चलाने के लिए नहीं मिला। इसलिए अर्नब गोस्वामी जैसे समाज के कैंसर, जो इंसानों की जिंदगी को भी हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं, वो जहर फैलाने के ओवरडोज के चलते पागल हो चुके हैं। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री भारत के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि इस देश में हर रोज शाम को टीवी पर अर्नब गोस्वामी जैसे न जाने कितने इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट यानी बौद्धिक आतंकी देश को तोड़ने और हिंदू मुसलमान और हिंदू क्रिश्चियन के बीच नफरत फैलाने का तमाशा खुलेआम करते आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी नाम के एंटी सोशल एलिमेंट यानी असामाजिक तत्व ने अपने टीवी शो के दौरान सोनिया गांधी के बारे में जो बात कही है, वो मीडिया की गरिमा, भारत और भारत के कानून और मर्यादा के सख्त खिलाफ है। और जो लोग साइकोपैथ अर्नब गोस्वामी के इस ख्याल से कि पालघर में साधुओं की मौत के बाद सोनिया गांधी ने खुश होकर इटली खत लिखा होगा कि देखो महाराष्ट्र में हमने अपनी सरकार बनाते ही साधुओं को मरवा दिया और जवाब में इटली से उनको शाबाशी मिली होगी, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, वो भी बौद्धिक आतंकी यानी इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। और ये मानसिक रोगी अर्नब गोस्वामी यही नहीं रुका, इसके आगे वो हिंदू और क्रिश्चियनों के बीच नफरत फैलाने के इरादे से सोनिया गांधी के नाम के आगे उनका पुराना क्रिश्चियन सरनेम लगाते हुए कहता है कि अगर इन साधुओं की जगह किसी पादरी की जान गई होती तो भी क्या सोनिया गांधी चुप रहती। पर अफसोस, उसके इस तरह के घटिया बयान को भी बीजेपी आईटी सेल का जोरदार सपोर्ट मिल रहा है और अब ये तमाशेबाज एंकर अपने ऊपर हमले की कहानी सुना रहा है। रिपब्लिक टीवी पर बैठकर अर्नब गोस्वामी जिस तरह से सोनिया गांधी का पुराना क्रिश्चियन सरनेम और पादरियों का नाम लेकर क्रिश्चियनों और तबलीगी जमात का नाम लेकर मुसलमानों के लिए नफरत का माहौल तैयार कर रहा है, उससे यह साफ नजर आता है कि यह मामला सिर्फ कांग्रेस, सोनिया गांधी या तबलीगी जमात का नहीं है, बल्कि रिपब्लिक टीवी भारत का रेडियो रुआंडा बन चुका है, जो रुआंडा की तरह ही देश में नफरत फैलाकर माइनॉरिटीज के कत्लेआम का माहौल तैयार कर रहा है। पर रुआंडा में उस वक्त वहां की अदालतें भी चुप थी और दुनिया भी खामोश रही। अदालतें तो इस वक्त भारत में भी चुप हैं, लेकिन भाजपा और आरएसएस के इस नफरती प्रोपेगेंडे और देश के बिकाऊ मीडिया के बारे में अब दुनिया ने बोलना शुरू कर दिया है। और इसी दबाव का नतीजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करके ये कहना पड़ रहा है कि कोरोना धर्म और जाति नहीं देखता है और हम लोगों को एक साथ भाईचारा दिखाते हुए इसका सामना करना होगा। पर दोस्तों, अफसोस कि मोदी जी ने इतनी बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कि कोरोना वायरस मजहब और जाति देखकर हमला नहीं करता है, वो ना तो अपने देश के नाम पहले संबोधन के दौरान बताई जब उन्होंने ताली और थाली बजाने को कहा था, ना ही दूसरे संबोधन के दौरान बताई जब उन्होंने रात को 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घर की लाइटें बुझाकर दिया जलाने की बात कही थी, और ना ही तीसरे संबोधन के दौरान बताई जब उन्होंने सुबह 10 बजे देश में चल रहे लॉकडाउन को और 2 हफ्ते एक्सटेंड करने का पैगाम सुनाया था। तो आखिर दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी को ट्वीट करके यह कहना पड़ा कि कोरोना वायरस अपने हमले में मजहब और जाति के बीच में फर्क नहीं करता है। इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के ऊपर हुए हमले की सच्चाई और अर्नब गोस्वामी के ऊपर हुए हमले के सच के बारे में। इसके साथ साथ हम इस बारे में भी जानेंगे कि अर्नब गोस्वामी के सोनिया गांधी के बारे में दिए गए इतने घटिया बयान के बाद क्या उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की और जान लेते हैं कि उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में क्या कहा था। मगर संतों की हत्या हो गई और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है, यहां पे हिंदू होना, गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? एंटोनिया बलवा मचा देते, क्या क्या नहीं जला दिया। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है वो खुश है। बिल्कुल वो खुश है कि संतों को सड़कों में मारा गया, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य की। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, एंटोनिया माइनो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और चीफ संपादक अर्नब गोस्वामी के इस भड़काऊ बयान के बाद उनके खिलाफ 16-17 जगहों पर शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। अर्नब गोस्वामी ने अपने खिलाफ दर्ज इन शिकायतों से राहत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस लॉकडाउन के दौरान इतना बिजी स्केड्यूल होते हुए भी उनको फौरन सुनवाई की तारीख भी दे दी। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा। और अब बात करते हैं अर्नब गोस्वामी ने जो अपने ऊपर हमले की बात कही थी उसकी कहानी की, और फिर जानेंगे उसकी सच्चाई के बारे में। अर्नब गोस्वामी के हिसाब से बुधवार के रोज रात 12:15 बजे जब वो अपनी वाइफ के साथ लोअर पैरेल स्थित अपने ऑफिस से गणपत राव कदम मार्ग स्थित अपने घर की तरफ लौट रहे थे, तो 2 बाइक सवारों ने उनके कार के शीशे तोड़ने की कोशिश करी और उनके कार पर कुछ लिक्विड फेंका। उसके बाद उन्होंने वहां से अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली और अपनी बिल्डिंग में पहुंच गए। उनके पहुंचने के 5 मिनट के बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंचे और उन्होंने बताया कि हमलावर युवा कांग्रेस से जुड़े थे और अपने सीनियर नेता के कहने पर अर्नब को सबक सिखाने आए थे। अर्नब गोस्वामी ने अपने ऊपर हुए इस हमले के लिए सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए एक वीडियो जारी किया है। आइए उसे देख लेते हैं। About an hour and 15 minutes back, at around 12:15 a.m. to be precise, I was driving back from my studios in the Bombay Dyeing Complex in Lower Parel, and I was driving my car, a Toyota Corolla, with my wife. We were both sitting in the front seat. About 500 meters from my residence at Ganpat Rao Kadam Marg, well before the turn to my residence, my car was overtaken by 2 people in a bike. They kept driving their bike parallel to my car for some time, and they kept looking to the left. So I assumed that they were possibly going to stop or wait. Then they quickly overtook my car, and their bike stopped. When their bike stopped, I thought that perhaps there was a problem with their bike. So I tried to turn a little bit towards my left. At that point of time, one of the 2 people started pointing specifically at me, and he turned his bike back and he came right next to my car, and then they started hitting my car with something and trying to break the window pane of my car. They were repeatedly hitting at the window pane of my car, repeatedly. Their attempt was to break the window pane of my car. So for a few seconds, I couldn't quite get what was happening. It took a little while to react. I ducked at that point of time. They continued to hammer and try to break the pane of my car. When I sort of
then I realized that this was some kind of an attack. I tried to move my car to the left. Then they started taking out bottles and they were furiously throwing liquids at my car. They made another attempt to break the window panes of the car. This continued. At that point of time, I pressed my foot on the accelerator. I turned a little bit to the left. The car swerved. There was a screeching sound, and I moved away. When I moved 50 meters ahead, I looked back in my rear view mirror, and I saw that my security guards had held the people, and there was this bike, and the people who were in it had been accosted by my security persons. I kept driving. I turned to my right. I entered my building. Upon entering the building, when I got out, I inspected the car. My wife and I, we came out of the car, and my security persons took another 5 minutes to reach my building. They reached the parking lot of my building, and I asked them what happened and who were these people. And they said to me that they were Congress workers, youth Congress workers, who had said that they had been sent to attack me, and youth Congress workers who said they had tailed me and they were given instructions by their higher-ups to attack me, to teach me a lesson. So I just want to tell you, Sonia Gandhi, that you're the biggest coward in this country right now. You, Sonia Gandhi, tried to carry out an attack on me. तो दोस्तों, अर्नब की ये स्क्रिप्ट कुछ अजीब सी लगती है क्योंकि अर्नब को वाई ग्रेड की सिक्योरिटी मिली हुई है और अपने ऊपर हमले की खबर का जो वीडियो रिकॉर्ड करके उन्होंने शेयर किया है, कुछ मीडिया एक्सपर्ट के हिसाब से वो रात 8 बजे ही रिकॉर्ड कर लिया गया था। यानी अर्नब गोस्वामी ने अपने ऊपर रात को 12:15 पर हुए हमले की खबर का वीडियो रात 8 बजे ही रिकॉर्ड करके रख लिया था। अब रह गई बात कि अर्नब गोस्वामी जेल जाएंगे या नहीं। तो दोस्तों, अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, जैसे कोरोना वायरस का हाल फिलहाल में कोई इलाज मौजूद नहीं है। 17-18 शिकायतें तो छोड़िए, 20-25 FIR दर्ज होने से भी अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसे पता है कि जिस पार्टी के लिए वो नफरत का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है, उस पार्टी को देश में 301 सीटें मिली हुई हैं और सत्ता में बैठे लोग उसका कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। लेकिन अदालतें अगर इंसाफ करने पर आ जाएं तो इस तरह के नफरती वायरस जेल में एड़ियां रगड़ते नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त के नफरत के माहौल में हालांकि इंसाफ की रोशनी कुछ कम है, लेकिन उम्मीद का दिया अभी बुझा नहीं है। तो चलिए इसी दिए की रोशनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एकता और भाईचारे के साथ कोरोना वायरस से लड़ने वाले ट्वीट पर नजर डाल लेते हैं। कोरोना की मार झेल रहे देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत गहरी वजनदार राज की बात बताई है कि कोरोना वायरस मजहब और जाति के बीच में फर्क नहीं करता है, जो शायद इससे पहले किसी ने नहीं बताई थी। लेकिन यह बात उन्होंने अब बहुत चुपके और धीरे से बताई है, क्योंकि इससे पहले वो देश को 3 बार संबोधित कर चुके थे। जनता कर्फ्यू से लेकर लॉकडाउन एक्सटेंड करने की बात जब उन्होंने कही थी, तब उन्होंने ये राजदार बात क्यों नहीं बताई थी? शायद इससे पहले इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि सच जब फैलता है तो बहुत ताकतवर बनता है। और अगर मोदी जी यही बात देश को संबोधित करते वक्त बता देते तो शायद हिंदू मुसलमान के बीच जो फैली हुई नफरत थी वो खत्म हो सकती थी। पर कुछ सच सिर्फ धीरे से इसलिए बोल दिए जाते हैं ताकि उनको कोई सुन न सके, लेकिन वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएं। और यही मोदी जी ने किया, सच छुपाने की राजनीति जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। मोदी जी को यह सच हल्के से सिर्फ रिकॉर्ड दर्ज कराने के लिए इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि दुनिया के कुछ मुस्लिम देशों के इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स ने भाजपा और RSS की मुस्लिम विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मोदी सरकार बेनकाब हो रही है। और OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने लिखित तौर पर भाजपा और RSS द्वारा मुस्लिम विरोधी नफरत के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। इसलिए मोदी जी को चुपके से धीरे से रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए इस तरह का ट्वीट करना पड़ा। और अब कई देशों की इंडियन एम्बेसी को मोदी जी के इसी ट्वीट को रीट्वीट करके या कोट करके भाईचारे का पैगाम विदेशों में देना पड़ रहा है।
और कोरोना वायरस की इस महामारी के दौर में विदेशों में रह रहे कई भारतीयों को हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने की वजह से अपनी नौकरी गंवाकर, अपना बिजनेस गंवाकर जेल की हवा खानी पड़ रही है। इस नफरत के खिलाफ दूसरे मुल्कों से उठी आवाज को भारत का अंदरूनी मामला कहकर दबा दिया जाता था, वो बांध भी अब टूट चुका है। पूरे दुनिया भर में भाजपा आरएसएस के चेहरे से फर्जी और झूठ का नकाब उतारा जा रहा है और अब मुझे नहीं लगता कि मोदी जी द्वारा करा गया चुपके से ट्वीट अपना कोई असर दिखा पाएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।